द पैसिकोलॉजी ऑफ मनी कोई फाइनेंस की किताब नहीं है। ये एक डायग्नोसिस है। ये उजागर करता है कि आपका दिमाग चुपके से आपके खिलाफ कैसे काम करता है और आपकी दौलत को कैसे बर्बाद करता है। आप हर इन्वेस्टिंग रूल को मास्टर कर सकते हैं। आप हर स्ट्रैटेजी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसे के इर्द गिर्द अपनी इमोशंस को नहीं समझते, तो आप बार बार वही गलतियां करते रहेंगे। क्योंकि पैसा सिर्फ लॉजिकल नहीं होता, ये गहराई से साइकोलॉजिकल होता है। इस वीडियो में हम उन छिपे हुए मेंटल ट्रैप्स को उजागर करेंगे जो चुपके से आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को तबाह कर देते हैं, और उन माइंडसेट शिफ्ट्स को जो आपको लेवल अप करने और एक एक करके उनसे बचने में मदद करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप पैसे के साथ सफल होना चाहते हैं लेकिन लगातार इससे ओवरवेल्म फील करते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। यही वजह है कि मैंने मनी मास्टरी सिस्टम बनाया है, ताकि आप आखिरकार अपने फाइनेंस पर कंट्रोल पा सकें। ये एक ऑल इन वन नोशन सिस्टम है जो आपको वो टूल्स देता है जिससे अमीर लोग पैसे मैनेज करते हैं। अपनी स्पेंडिंग को उन चीजों के आधार पर प्लान करें जो आपके लिए मायने रखती है। लॉन्ग टर्म सोचें और बिना स्ट्रेस के कंट्रोल में रहें। अगर आप अपना फाइनेंशियल माइंडसेट अपग्रेड करने के लिए तैयार है, तो डिस्क्रिप्शन में चेक आउट करें। अब चलिए शुरू करते हैं। एक्ट 1, द फॉल्स कॉन्फिडेंस। आप स्मार्ट है। आपने किताबें पढ़ी है। आपने काम किया है। लेकिन कुछ आपको बार बार पीछे खींचता है, क्योंकि इंटेलिजेंस आपको बायस से नहीं बचाती, वो उसे छुपाती है। आपके चॉइस रेशन लगते हैं क्योंकि वो आपके हैं। लेकिन यही पहला ट्रैप है जिसमें स्मार्ट लोग फंस जाते हैं। ट्रैप 1। आप सोचते हैं कि आप लॉजिकल है। दो लोग एक ही इन्वेस्टमेंट को देखकर क्यों उल्टे उल्टे फैसले लेते हैं? एक खरीदता है, दूसरा बेचता है। वो गलत नहीं है, वो बस अलग अलग गेम खेल रहे हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लोग पैसे के साथ पागलपन भरी चीजें करते हैं, लेकिन कोई सच में पागल नहीं होता। हर किसी की अपनी स्टोरी होती है जो तय करती है कि वो पैसे को कैसे देखता है। एक स्टॉक ब्रोकर जो ग्रेट डिप्रेशन में सब कुछ गवा चुका हो, वो शायद कभी फिर इन्वेस्ट न करे, जबकि एक टेक वर्कर जो 90s के बूम में अमीर हुआ हो, वो उन रिस्क्स को ले सकता है जिनसे बाकी लोग दूर रहेंगे। या फिर कोई जो 2008 क्रैश के समय ग्रेजुएट हुआ हो, वो स्टॉक मार्केट से जिंदगी भर डर सकता है, जबकि कोई जो 2017 में क्रिप्टो में आया हो, वो वोलेटिलिटी को नॉर्मल मान सकता है। एक ही दुनिया, अलग अलग नजरिए। आप 2008 क्रैश का इतिहास पढ़ सकते हैं, लेकिन उन लोगों के इमोशनल घावों को कभी महसूस नहीं कर सकते जिन्होंने उसे जिया और अब हर बार मार्केट डिप होने पर पैनिक करते हैं। यही वजह है कि दो लोग एक ही डेटा से उल्टे फैसले ले सकते हैं और दोनों सही हो सकते हैं। कोई भी पागल नहीं है। एक सेकंड के लिए सोचिए, पैसे के साथ आपका अनुभव दुनिया में हुई चीजों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये वैसा है जैसे आप एक बबल के अंदर रह रहे हों जो आपके पास से बनी है, लेकिन वो बबल फिर भी लगभग 100% तय करती है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। इस बीच उस बबल के बाहर ऐसी फाइनेंशियल रियलिटीज है जिन्हें आपने कभी नहीं जिया। ट्रैप 2। आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में है। कुछ लोग कम मेहनत से क्यों सफल हो जाते हैं, जबकि दूसरे सब कुछ सही करते हैं और फिर भी हार जाते हैं? हम सोचना पसंद करते हैं कि सफलता कमाई हुई है और असफलता हकदार। लेकिन पैसा इतना सिंपल नहीं काम करता। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, कोई भी चीज उतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितनी वो लगती है, क्योंकि हर सफलता या असफलता की कहानी के पीछे मेहनत, लक और रिस्क का मिक्स होता है। और हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये कितने पावरफुल है। बिल गेट्स को लें, वो सिर्फ ब्रिलियंट नहीं है, वो कैलकुलेटिव, डिसिप्लाइंड, स्ट्रैटेजिक है। ठीक वैसा इंसान जिससे आप उम्मीद करते हैं कि वो जीतेगा। लेकिन ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि 1970s के शुरू में गेट्स अमेरिका के उन मुट्ठी भर हाई स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जिसमें कंप्यूटर था। उस समय जब कंप्यूटर बहुत दुर्लभ, महंगे और पहुंच से बाहर थे। उस छोटे से एक्सीडेंटल एडवांटेज ने उन्हें सालों का प्रैक्टिस दे दिया, जब ज्यादातर लोग ने कीबोर्ड भी नहीं देखा था। वो एक इन ए मिलियन स्ट्रोक ऑफ लक था और उसने सब कुछ बदल दिया।
अब उनकी क्लोज फ्रेंड केंट इवांस की तुलना करें। उतने ही ब्रिलियंट, कंप्यूटर के उतने ही दीवाने। लेकिन केंट हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मर गए। दूसरा इन ए मिलियन इवेंट, लेकिन इस बार लक नहीं, रिस्क था। दो ब्रिलियंट दिमाग, दो बिल्कुल अलग नतीजे, दोनों पूरी तरह अपने कंट्रोल में नहीं थे। यही पॉइंट है। आप सब कुछ सही कर सकते हैं और फिर भी हार सकते हैं। आप गड़बड़ कर सकते हैं और फिर भी जीत सकते हैं। ये असुविधाजनक है, लेकिन सच है। इसीलिए ह्यूमिलिटी मायने रखती है। जब चीजें सही हों तो सारा क्रेडिट खुद मत लो। जब गलत हों तो सारा ब्लेम खुद मत लो। और दूसरों को जल्दी जज मत करो। तुम कभी पूरी इक्वेशन नहीं देख पाते। इसका मतलब ये भी है कि सावधानी से चुनो कि तुम किसकी तारीफ करते हो या किसकी नकल करने की कोशिश करते हो। जितनी ज्यादा एक्सट्रीम सफलता, उतनी ज्यादा संभावना कि वो उन परिस्थितियों से आई हो जिन्हें तुम दोहरा नहीं सकते। जो उनके लिए काम किया, वो शायद उस लक पर निर्भर था जो तुम्हें नहीं मिलेगा या उस रिस्क पर जो तुम वह नहीं कर सकते। इसलिए मत मान लो कि उनका प्लेबुक तुम्हारे लिए भी काम करेगा। व्यक्तिगत स्टोरीज को आइडलाइज करने की बजाय पैटर्न्स स्टडी करो। पैटर्न्स ईमानदार होते हैं, दोहराए जा सकते हैं। जब तुम उन्हें अप्लाई करते हो, तो वो तब भी तुम्हारे पक्ष में काम करते रहते हैं, जब लक तुम्हारे साथ न हो। और सबसे महत्वपूर्ण, पैटर्न्स तुम्हें वो फाइनेंशियल लाइफ बनाने में मदद करते हैं जो बैड लक को भी सरवाइव कर सके, ताकि जब गुड लक आए तो तुम अभी भी खड़े रहो उसे रिसीव करने के लिए। ट्रैप 3। आप स्टोरी पर विश्वास करते हैं, रियलिटी पर नहीं। कोई एक बेकर की स्टोरी सुनता है जिसने लॉटरी में $200 मिलियन जीते। अचानक टिकट खरीदना स्मार्ट मूव लगने लगता है, भले ही 30 करोड़ में से एक की संभावना हो। स्टोरी अच्छी लगती है, इसलिए हम मान लेते हैं। अरे, शायद मैं अगला हूं, लेकिन ये लॉजिक नहीं है। तुम उन करोड़ों लोगों को नहीं देखते जो हार गए। तुम खुद को यॉट पर देखते हो। जितनी ज्यादा आरामदायक स्टोरी, उतना आसान है उसे ब्लाइंडली फॉलो करना। क्योंकि जब स्टोरी काफी अच्छी लगती है, तो हम चाहते हैं कि वो सच हो। इसलिए हम मान लेते हैं, भले ही ऑड्स कुछ और कह रहे हों। मॉर्गन हाउसल इन्हें अपीलिंग फिक्शंस कहते हैं। वो नैरेटिव्स जो अच्छा फील कराती है, लेकिन चुपके से हमें गुमराह कर देती है। ये सिर्फ लॉटरी तक सीमित नहीं। हम इन्वेस्टिंग, स्पेंडिंग, यहां तक कि सेविंग के फैसलों में भी इसी तरह की स्टोरीज में फंस जाते हैं। क्रिप्टो बूम को लो। 2021 के अंत में ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई क्रिप्टो से अमीर हो रहा है। तुम्हारा पड़ोसी, टिकटॉक वाला लड़का, यहां तक कि तुम्हारा उबर ड्राइवर के पास भी हॉट कॉइन टिप थी। हजारों नए टोकन लॉन्च हुए। ज्यादातर के पास नो यूटिलिटी, नो रोड मैप, नो रियल पर्पज, सिर्फ एक नाम, एक प्राइस और एक स्टोरी। जल्दी एंटर करो। मौका मत गंवाओ। ये अगला बिटकॉइन है। लोगों ने मैथ नहीं खरीदा, उन्होंने ड्रीम खरीदा। वो ड्रीम जो फ्लैशी लाइफस्टाइल वाले इन्फ्लुएंसर्स बेच रहे थे। सब कह रहे थे, इस बार सब अलग है, लेकिन ऐसा नहीं था। 2022 तक स्टोरी ढहने लगी। कॉइन्स गायब हो गए। प्रोजेक्ट्स गायब हो गए। अरबों डॉलर चुपके से, लगभग रातों रात गायब हो गए। लेकिन वार्निंग साइंस हमेशा मौजूद थे। और ये काम किया क्योंकि ये अच्छा फील कराता था। इसलिए सावधान रहो कि तुम क्या मानते हो, खासकर जब स्टोरी अच्छी लग रही हो। हमेशा पूछो, क्या ये डेटा से सपोर्टेड है या सिर्फ डिजायर से? क्या मैं इसे इसलिए ट्रस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये सच है, या क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सच हो? क्योंकि पैसे में, जैसा जीवन में, सबसे खतरनाक स्टोरीज झूठ नहीं होती। वो आरामदायक हाफ ट्रुथ्स होती है जिन्हें हम कभी सवाल नहीं करते। ट्रैप 4। आप सोचते हैं कि आप एक स्प्रेडशीट है। हम मशीनों की तरह प्लान करते हैं, लेकिन हम इंसान हैं। स्प्रेडशीट्स डाउनटर्न में पैनिक नहीं करती। वो कंपेयर नहीं करती। लेकिन तुम करते हो। तुम स्ट्रेस फील करते हो। तुम्हें डाउट्स होते हैं। और अगर तुम्हारा प्लान उस जगह के लिए नहीं छोड़ा गया है, तो वो रियल लाइफ में टिक नहीं पाएगा। इसीलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मोस्टली रीजनेबल होने का लक्ष्य रखना कोल्डली रेशन होने की कोशिश से बेहतर काम करता है, क्योंकि रीजनेबल सस्टेनेबल होता है
और सस्टेनेबिलिटी ही वो चीज है जो समय के साथ असल में वेल्थ बनाती है। इन्वेस्टिंग को लो। एक रीजनेबल प्लान तुम्हें डाउनटर्न में शांत रहने में मदद करता है। ये तुम्हें गेम में बनाए रखता है जब बाकी सब पैनिक कर रहे हों। स्टॉक मार्केट को देखो। ऐतिहासिक रूप से ये पॉजिटिव रिटर्न देता है। 1 साल में 68% संभावना, 10 साल में 88%, 20 साल में 100%। लेकिन इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता अगर तुम प्लान को बीच में छोड़ दो। और यही मुश्किल भाग है। तुम परफेक्ट स्प्रेडशीट बना सकते हो, डेटा बैक्ड, ऑप्टिमाइज्ड, रेशनल, लेकिन अगर ये कुछ समय के लिए अंदर परफॉर्म करे तो क्या तुम सच में उससे चिपके रहोगे या पैनिक करके स्ट्रैटेजी बदल दोगे और फिर से शुरू कर दोगे? क्योंकि असली खतरा पुअर लॉजिक नहीं है, इमोशनल टेम्पटेशन है। तुम पैसे इसलिए नहीं गवाते क्योंकि तुम स्टूपिड हो। तुम इसलिए गवाते हो क्योंकि दुनिया बहुत शोर मचाती है और तुम्हारी इमोशंस उसे सुन लेती है। जब तक तुम ये नहीं समझ लेते कि जब तुम्हारी इमोशंस कंट्रोल में होती है तब तक तुम इमोशनल इंपल्स को स्ट्रैटेजी समझते रहोगे। ट्रैप 5। आप जरूरत से ज्यादा चेस करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंस को बर्बाद कर देते हैं ज्यादा चेस करके। ज्यादा स्टेटस, ज्यादा वैलिडेशन, ज्यादा एडमिरेशन। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, जो तुम्हारे पास है और जिसकी तुम्हें जरूरत है उसे रिस्क करके उस चीज के लिए क्यों दौड़ो जो तुम्हारे पास नहीं है और जिसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं है। तो फिर वो लोग जो पहले से ही काफी ज्यादा के पास है वो और ज्यादा क्यों चाहते हैं? क्योंकि ज्यादा की कोई परिभाषा नहीं होती। ये एक अनंत दौर है। जब तुम्हारे पास 1 करोड़ है तो तुम 2 करोड़ चाहते हो। जब 2 करोड़ हो जाता है तो 5 करोड़। लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ये अनंत दौर तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। सच्ची दौलत वो नहीं है जो तुम कमाते हो, सच्ची दौलत वो है जो तुम रखते हो। ट्रैप 6। आप सोचते हैं कि चीजें आपको एडमायर्ड बनाएंगी। लोग चीजें इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें जरूरत होती है। वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो रिस्पेक्ट, स्टेटस या लव चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में वो चीजें तुम्हें वो चीजें नहीं दिलाती जो तुम सच में चाहते हो। महंगी कार, लग्जरी वॉच, बड़ा घर, ये सब दिखावा है। लेकिन असली खुशी और सुरक्षा अंदर से आती है, बाहर से नहीं। ट्रैप 7। आप सोचते हैं कि अमीर दिखना मतलब अमीर होना। बहुत से लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है लेकिन उनके बैंक अकाउंट खाली होते हैं। रियल वेल्थ वो है जो तुम नहीं देख सकते। वो सेविंग्स है जो तुमने नहीं खर्च की। वो लाइफस्टाइल है जो तुमने नहीं अपनाई। ट्रैप 8। आप डर को विजडम के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। मार्केट गिर रहा है, न्यूज चैनल चिल्ला रहे हैं, तुम्हारे दोस्त पैनिक कर रहे हैं। तुम सोचते हो ये स्मार्ट लोग हैं, वो जानते होंगे, लेकिन ज्यादातर बार वो डर सिर्फ नॉइज होता है। सबसे खतरनाक सलाह वो होती है जो बहुत स्मार्ट लगती है लेकिन तुम्हारे लिए काम नहीं करती। ट्रैप 9। आप सोचते हैं कि सेविंग के लिए कोई स्पेशल गोल होना चाहिए। सेविंग कोई स्पेशल इवेंट नहीं है, ये एक डेली हैबिट है। जितनी जल्दी तुम इसे ऑटोमेटिक बना लोगे उतना बेहतर। ट्रैप 10। आप गेंस चाहते हो लेकिन राइड नहीं सहते। कंपाउंडिंग का जादू देखने के लिए तुम्हें वोलेटिलिटी सहनी पड़ती है। अगर तुम हर डिप पर बेच दोगे तो तुम कभी उस जादू का हिस्सा नहीं बन पाओगे। ट्रैप 11। आप सोचते हो कि अमीर बनना सबसे मुश्किल भाग है। अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन अमीर बने रहना और भी मुश्किल है। क्योंकि सफलता के बाद सबसे बड़ा खतरा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ट्रैप 12। आप अपनी प्लान को ओवर एस्टीमेट करते हो। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। तुम्हारी फाइनेंशियल प्लान भी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। ट्रैप 13। आप टाइम की पावर को अंडर एस्टीमेट करते हो। कंपाउंडिंग सबसे शक्तिशाली फोर्स है, लेकिन ये रातों रात नहीं काम करती। ये धीरे धीरे लगातार काम करती है। ट्रैप 14। आप ये इग्नोर करते हो कि सफलता कितनी रेयर है। ज्यादातर लोग जो दिखते हैं वो आउटलायर है।
तुम उनकी कहानी कॉपी करके खुद को आउटलायर नहीं बना सकते। ट्रैप 15। आप चीजें खरीदते हो और अपना टाइम बेच देते हो। हर खरीदारी तुम्हारा टाइम खरीदती है, वो टाइम जो तुम्हें काम करना पड़ता है ताकि तुम वो चीज खरीद सको। सबसे अमीर लोग वो हैं जिनके पास अपना टाइम कंट्रोल करने की आजादी है। ट्रैप 16। आप मार्केट को प्रेडिक्टेबल समझते हो। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर भी नहीं। सुरक्षा मार्जिन रखो। ट्रैप 17। आप भूल जाते हो कि तुम खुद बदल जाओगे। आज जो तुम्हें पसंद है 10 साल बाद शायद पसंद न हो। अपनी प्लान को इतना रिजिड न बनाओ कि भविष्य का तुम उसमें फिट न हो सको। ट्रैप 18। आप उन लोगों की कॉपी करते हो जो तुम्हारा गेम नहीं खेल रहे। हर किसी की सिचुएशन अलग है, उनकी रिस्क टॉलरेंस अलग है, उनकी गोल्स अलग है, उनकी स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। अपना खुद का गेम खेलो। समापन, कंक्लूजन। पैसे का साइकोलॉजी समझना मतलब ये स्वीकार करना कि तुम एक इंसान हो, परफेक्ट नहीं। जब तुम अपनी इमोशंस को समझ लोगे तब तुम उन ट्रैप से बच सकोगे जो ज्यादातर लोग नहीं बच पाते। अपनी फाइनेंशियल जर्नी को लॉन्ग गेम की तरह खेलो। धैर्य रखो, ह्यूमिलिटी रखो और सबसे महत्वपूर्ण, वो चीजें बनाओ जो तुम्हारे लिए मायने रखती है, न कि वो जो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और एनिमेटेड समरी मिलते रहें। धन्यवाद देखने के लिए। अपना ख्याल रखो और स्मार्ट तरीके से पैसे मैनेज करो।